बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th केमिस्ट्री की बुक चैप्टर 2 में से हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम न्यू सिलेबस। ठीक है, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा कि जो हमारी कैथोड रेज थी उनके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज था। जब ये प्रोटॉन डिस्कवर हुई तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ये हमें किसने बताया था? ई गोल्डस्टाइन ने इन 1886। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि सेम नंबर ऑफ अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं। ओके, अगर हम बुक में स्टडी करें तो द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम हैज़ बीन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय E. Goldstein in 1886. Okay, it was based on the concept that atoms are electrically neutral. Neutral का मतलब होता है या फिर ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो, या फिर अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो उन दोनों की क्वांटिटी सेम हो। मतलब अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 है तो नेगेटिव चार्ज भी 2 होना चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होता एटम के अंदर ही, बल्कि जितना नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है इतना ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है वो कैथोड जिसके अंदर सुराख हो। जिस तरह आप ये देखें कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने बनाई गई थी स्पेशल, जिसके अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ गैसेस फिल की जाती हैं। ठीक है, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है और जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। कि जब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि कौन सा कैथोड उसने यूज़ किया था? उसने परफोरेटेड, वो कैथोड जिसके अंदर सुराख होते हैं, सुराख वाला उसने कैथोड इस्तेमाल किया था। He performed a series of experiments with discharge tube having perforated cathode. A new type of rays were produced from the anode, which moved toward the cathode. ओके, पहले जो हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ी थी उसमें क्या डिस्कवर ने कैथोड रेज डिस्कवर की थी जो कि कैथोड से किसकी तरफ मूव करती हैं? एनोड की तरफ। अब जाके उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ नहीं जाती बल्कि एनोड से भी रेज निकलती हैं। ये देखें, ये हमारा पहले कैथोड की डिस्कवर की थी कि कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जाती हैं। अब उन्होंने बोला कि एनोड से भी रेज निकलती हैं जो किसकी तरफ जाती हैं? कैथोड की तरफ जाती हैं। He called these rays as कैनोड रेज और एनोड रेज, और उनको क्या नाम दिया गया? कैनोड रेज का या फिर एनोड रेज का। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनोड रेज के बारे में दिया जाता है ना वो ये है कि ये जिस तरह अगर हम देखें, ये सपोज करें हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, जिसके अंदर एक कैथोड और एक एनोड को बैटरी के साथ अटैच किया गया है। ठीक है, इसमें ना मुख्तलिफ गैसेस फिल होती हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल हैं सारी इस ट्यूब के अंदर। ओके, और हमारी कैथोड से निकलने वाली रेज़ कौन सी हैं? नेगेटिव रेज़ हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें ये नेगेटिव रेज़ हमारी यहाँ से गुजर रही हैं कैथोड से। ओके, जब ये नेगेटिव रेज़ जाके इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारी नेगेटिव रेज़ ऐसे मॉलिक्यूल के साथ टकरा गई। ठीक हो गया। नेगेटिव रेज़ के टकराने से इसके अंदर से जो हमारे एटम्स हैं जितने भी गैसेस के, इन एटम के अंदर से ना इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या होता है? ये जो एटम होता है ना ये आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। ठीक हो गया, और आयन के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए ना, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, जैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला और प्लस हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये जो बन रहे हैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयन इन नेगेटिव चार्जेस के टकराने की वजह से। ठीक हो गया, ये सारे जो आयन होते हैं ये क्या काम करते हैं? कैथोड रेज इस तरफ मूव करेंगे, ये जो है ये कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये जो असल में ये जो हमारे एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना और बाकी आयन का कैथोड की तरफ मूव करना, ये हमारी, तो आप कह लें ये हमारी एनोड रेज और कैनोड रेज हैं। ठीक है, बेसिकली ये एनोड से नहीं निकल रही होती, ये जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ गैसेस के हमारे पास एटम मौजूद होते हैं ना, ये उनसे आयन बनते हैं और ये आयन जो होते हैं ये मूव करते हैं हमारे कैथोड की तरफ।
ओके, तो नेक्स्ट 1917 के अंदर आते हैं हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना हमारा, जो हमारी कैनोड रेज या हमारी एनोड रेज निकल रही हैं, ठीक है, वो असल में डिपेंड कर रही होती हैं गैस के ऊपर, ठीक है, कि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस किस्म की गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, तो रेज़ की नेचर होती है वो चेंज हो जाती है, उसका मैस चेंज हो सकता है, उसका चार्ज चेंज हो सकता है, किस टाइप का, जो पॉजिटिव हमारे पास चार्जेस बन रहे होते हैं उनका। The properties of these rays seems to vary depending on the gas used in the discharge tube। वही बात आ गई कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो रेज़ की पॉजिटिव रेज़ की प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी चेंज हो जाएंगी। इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस एंड दीज आल्सो इंक्लूड हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, वही बात के जो रेज़ हैं वो असल में किसकी वजह से, वो जो उस इसके अंदर मौजूद गैस होती है उसके उनके मॉलिक्यूल की वजह से जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना वो बनते हैं जब ये कैथोड रेज़ उनसे टकराती हैं तो। ओके, गोल्डस्टाइन at a time knew nothing about its significance. In 1970, Rutherford performed an experiment which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. Rutherford thought that a hydrogen nuclei or a proton must be the fundamental building blocks of all nuclei and also possibly a new fundamental particle as well. अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन आयन, उसको प्रोटॉन भी बोला जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होते हैं, फंडामेंटल, मतलब एक ज़रूरी हिस्सा होते हैं किसके, न्यूक्लियाई के। ओके, अगर हम देखें तो ये देखें, अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन, ठीक हो गया। अगर 1 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं इतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं ना वो 0 होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एटम हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 0 है। इस वजह से न्यूट्रॉन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगर फ़र्ज़ करो कि हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है, तो इसके पास खाली क्या रह जाएगा, एक प्रोटॉन, ठीक हो गया। इसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, हाइड्रोजन आयन, उसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। 2 लाइन्स में यही बात बता रहा है कि जो प्रोटॉन हो गए या फिर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हो गए, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, न्यूक्लियाई के। ऑल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स एज वेल।
और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे ताकि न्यू वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।